हिस्ट्री ऑफ इंडिया हमारा चल रहा था, जिसमें हम लोग स्लेव डायनेस्टी वाला यानी कि गुलाम वंश वाला मामला खत्म कर चुके हैं। दिल्ली सुल्तान में टोटल 5 डायनेस्टीज के बारे में आपको पढ़ना होता था, जिसमें जो सबसे पहला था कौन सा था, गुलाम था, यानी कि स्लेव डायनेस्टी इसे कहते हैं गुलाम। उसके बाद था आपका खिलजी, ठीक है, गुलाम खिलजी। तीसरे नंबर पर था तुगलक, ठीक है। फिर चौथे नंबर पर सैयद, और सबसे लास्ट वाला कौन सा था, लोधी, ठीक है। इसमें हम लोग जो स्लेव डायनेस्टी वाला हिस्सा था वो कंप्लीट कर चुके हैं। स्लेव डायनेस्टी में 3 जो बड़े रूलर आए थे, कौन कौन सा, एक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में कौन आया था, इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश के बाद में था कौन सा, बलबन। ये 3 रूलर्स के बारे में हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद अभी जो हमको करना है वो कौन सा है, खिलजी और तुगलक। सैयद और लोधी उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। खिलजी और तुगलक में इसी के बीच में 2 डायनेस्टीज के बारे में और हमको पढ़ना पड़ता है। देखो ये जो कहना चाहिए कौन सा सुल्तान थे, इनको दिल्ली सुल्तान कहा जाता है ना। दिल्ली सुल्तान के समय ही ये मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में, ठीक, तुगलक डायनेस्टी के रूलर हुए थे मोहम्मद बिन तुगलक। इन्हीं के समय में साउथ इंडिया में 2 अलग अलग स्टेट्स और बनते हैं, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के बाद से जो दिल्ली सुल्तान है इनका डिक्लाइन शुरू हो जाता है ना, क्या शुरू हो जाता है, इनका पतन शुरू हो जाता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में ही साउथ इंडिया में 2 अलग अलग डायनेस्टीज हैं। कौन कौन सी, एक तो आपका विजयनगर, कौन सा, एक विजयनगर, और दूसरा आता है कौन सा, बहमनी, ठीक है। तो ये दोनों को हम लोग पैरेलल चलते चलेंगे। इसी के बाद में तुगलक के बाद में ही किसका, तैमूर लंग का आक्रमण होता है। किसका, तैमूर लंग, ठीक है। तैमूर इन्वेड करेगा। तैमूर इन्वेजन के बाद में यहाँ से चले जाने के बाद में किसको लेके चला जाएगा, सैयद डायनेस्टी के जो लोग होंगे उनको, जो खिज्र खान करके जो रूलर आएंगे वो इनको भारत का यानी कि नॉर्थ इंडिया का साम्राज्य सौंपकर चला जाता है, ठीक है, यहाँ तक था। फिर बाद में जो यही तैमूर लंग के जो आने वाले वंशज होंगे, ठीक है, सक्सेसर्स होंगे, जिसमें कौन आता है आपका, बाबर, ठीक है। तो ये पूरी हिस्ट्री हमको देखना है मेडिवल हिस्ट्री में। उसके बाद इसी विजयनगर बहमनी के बाद में एक और एम्पायर हम लोग देख लेंगे, वो कौन सा जाएगा, मराठा, ठीक। तो ये टोटल कंप्लीट हमको पढ़ना है किसमें, मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। गुलाम डायनेस्टी यानी कि स्लेव डायनेस्टी का हिस्सा हमारा कंप्लीटेड है। इसके बाद के जो हिस्से हैं वो हमको करने बाकी थे, ठीक। तो अभी हमको जो डायनेस्टी के बारे में देखना है वो कौन सा है, खिलजी। हम लोग ज्यादा डिटेल में जाएंगे, जो फेमस रूलर्स हुए थे केवल उनके बारे में ही पढ़ना वो हमारे सिलेबस का हिस्सा है, बाकी ज्यादा डिटेल जाने का कोई मतलब नहीं है ना। तो गुलाम के बाद में हमारा अगला कौन जाएगा, खिलजी डायनेस्टी या खिलजी वंश, ठीक है। खिलजी वंश के जो मेन रूलर हुए थे वो कौन थे, जलालुद्दीन खिलजी। उसके बाद दूसरा कौन सा, अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद शिहाबुद्दीन। फिर आखिरी में हुए थे कौन, कुतुबुद्दीन। नाम थोड़े सेम दिखेंगे, बस इसको थोड़ा सा इलाबरेट करने की कोशिश करें तो याद हो जाएगा। पहला कौन था, जलालुद्दीन खिलजी, फिर अलाउद्दीन खिलजी, शिहाबुद्दीन खिलजी, फिर कुतुबुद्दीन खिलजी। इन चारों रूलर में जो मेन रूलर हुए थे वो कौन थे, अलाउद्दीन खिलजी हुए थे, ठीक है ना। तो थोड़ा थोड़ा की पॉइंट्स हम उसमें डिस्कस करते हैं। लास्ट जो हमने गुलाम वर्सेस स्लेव डायनेस्टी पढ़ा था उसमें 3 इंपॉर्टेंट चीजें थी। एक तो था कौन सा, जजिया, ठीक है, एक था जजिया। दूसरा नंबर का था इक्तेदार, और उसके बाद एक तीसरा नंबर का भी हमने पढ़ा था कौन, तुर्कान एक चीज कहानी, इसको मैं चीज कहानी लिख के चलता हूं, ठीक। ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें थी जो प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे। जजिया एक तरह का क्या होता था, टैक्स होता था। टैक्स यानी कि कौन सा, रिलीजियन टैक्स। कौन सा टैक्स, तो रिलीजन टैक्स, इसको हिंदी में कहेंगे क्या, धार्मिक कर, ठीक है, धार्मिक कर। ये टैक्स उन लोगों से लिया जाता था जो इस्लाम को नहीं मानते थे, यानी कि गैर इस्लाम लोगों को एक तरह से अपना धर्म चलाने के लिए, ठीक है, टैक्स लिया जाता था, जिसको हम लोग कौन सा टैक्स बोलते थे, जजिया कर बोलते थे। क्लियर है ना। जजिया टैक्स क्या था, तो एक तरह का रिलीजन टैक्स था जो गैर मुसलमानों की से क्या किया जाता था। इसका भी अपना एक अलग हिस्ट्री है। देखो सबसे पहले भारत में जजिया कर लगाने वाले थे वो कौन थे, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, जो सबसे पहले भारत में आए थे आक्रमण करने के लिए। वो अफगानिस्तान का जो खैबर दर्रा उधर से है ना, हिंदू कुश माउंटेन तरफ से। तो सबसे पहले भारत में जजिया कर लगाने वाले कौन थे, तो मोहम्मद बिन कासिम थे। इनके बाद में सेकंड नंबर में जिन्होंने जजिया कर से जुड़े हुए हैं उनका नाम क्या है, फिरोज शाह। इन्होंने क्या किया, अच्छा, ये मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे जजिया कर तो लिया, लेकिन 5 ऐसे कैटेगरी के लोग थे जिनसे टैक्स नहीं लेते थे। उसमें कौन कौन सा जाएगा, एक तो जो वृद्ध बूढ़े लोग थे उनसे ये टैक्स नहीं लेते थे। दूसरा, बच्चों को इस पर डिस्काउंट था। बच्चों के बाद में महिलाओं से जजिया कर नहीं लेते थे, किनसे, महिलाओं से जजिया कर लेते थे। और एक अगर कोई अपाहिज है ना, अपाहिज क्या बोलते हैं, हैंडीकैप्स, जैसे अगर हैंडीकैप लोग हैं उन लोगों से ये टैक्स मिलते थे। और 5वां जो था वो कौन था, ब्राह्मण था, ठीक। ये ब्राह्मणों से क्या लेते थे, जजिया कर नहीं लेते थे। कौन, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, ठीक है। ये 5 कैटेगरी के लोग थे, कौन से, जो ओल्डर एज के थे, वृद्ध, बच्चे, महिलाओं से, और जो हैंडीकैप से, है ना, हैंडीकैप, उनसे ये टैक्स मिलते थे। ब्राह्मणों को, ये 5 लोगों को जजिया कर देने से क्या दिया गया था, रिलैक्सेशन दिया गया था। बाद में आते किस पर, फिरोज शाह के ऊपर। तो फिरोज शाह
जो 5 लोग इन्होंने छोड़ा था, तो ये जो ब्राह्मण जो थे उनसे भी इन्होंने टैक्स लेना क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था। किसने? फिरोज शाह ने। ध्यान रखेंगे, तो कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जजिया कर, हिस्ट्री ऑफ जजिया टैक्स या जजिया कर का इतिहास बताइए, तो कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले जजिया कर के लेना भारत में किसने शुरू किया था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने शुरू किया था। ठीक है, इन्होंने 5 तरह के जो अलग अलग लोग थे इनको डिस्काउंट दिया हुआ था, जिनसे ये टैक्स वसूली नहीं करते थे। बाद में फिरोज शाह आएंगे, फिरोज शाह क्या करेंगे, ब्राह्मणों से भी जजिया कर लेने लगेंगे। इनके बाद में तीसरे नंबर में कौन आते हैं, अकबर। ठीक है, अकबर क्या करेंगे, ये जजिया कर को, जो जजिया टैक्स है, इसको क्या करते हैं, पूर्णतः समाप्त कर देते हैं। ये चालू करेंगे, जो 5 लोगों को डिस्काउंट दिया था उसमें फिरोज शाह ब्राह्मणों से भी टैक्स लेना शुरू करेंगे। उसके बाद अकबर क्या करेंगे, जजिया कर को कंप्लीटली खत्म कर देंगे। इसके बाद चौथे नंबर को में कौन आ जाएगा, औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब क्या करेगा, ये फिर से जजिया कर क्या कर देगा, प्रारंभ कर देगा, यानी कि फिर से ये टैक्स लेना, जो रिलीजन के ऊपर, धर्म के आधार पर जो टैक्स लिया जाता था उसको फिर से स्टार्ट करेंगे। और आखिरी में सबसे 5वें नंबर पे आई कौन, अहमद शाह रंगीला। ठीक है, कौन, अहमद शाह रंगीला बोलो या मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, ये जो मोहम्मद शाह रंगीला होंगे ये फिर से क्या करेंगे, जजिया टैक्स को सबसे आखिरी बार भारत में खत्म करेंगे। इसके बाद से दोबारा कोई तरह का रिलीजन वाला टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो ये एक छोटा सा संक्षिप्त इतिहास है, किससे जुड़ा हुआ, जजिया कर से जुड़ा हुआ, जो हमने स्लेव डायनेस्टी में पढ़ा था, है ना। इसके बाद में दूसरा नंबर पे कौन सा था, इक्तेदार। ठीक है, सेकंड नंबर पर क्या आएगा, तो ये जजिया कर समझ में आया। जजिया कर के बाद में सेकंड नंबर पर कौन आएगा, इक्तेदार। तो इक्तेदार कौन होते थे, ये चिलगानी में 40 अमीर तुर्क सरदारों का समूह होता था, है ना। पहले चिलगानी देखते थे, इक्तेदार में आएंगे। चिलगानी क्या था, तो तुर्कान ए चिलगानी इसका पूरा नाम है। ये तुर्कान ए चिलगानी जो था, ये 40 तुर्क अमीर सरदार, ठीक है, इनके क्या था, ये एक ग्रुप था जो किसी भी राजा के प्रशासन में यानी कि गवर्नेंस के लिए उनको क्या करते थे, हेल्प करते थे। यही चिलगानी में जो 40 अमीर सरदार, तुर्क सरदार होते थे भाई, जिन्होंने रजिया सुल्तान का क्या किया था, उसको मारा था, रजिया सुल्तान को, है ना। यही तो तुर्क सरदार थे जिन्होंने रजिया सुल्तान की हत्या कर दी थी। इन्हीं चिलगानी में जो 40 तुर्क सरदार थे, इनमें से कुछ लोगों को कौन सा पोस्ट दिया गया था, तो इक्तेदार का पोस्ट दिया था। ठीक है, इक्तेदार वास्तव में था क्या, तो एक तरह से ये प्रशासनिक पद होता था। ठीक है, क्या होता था, इक्तेदार क्या होगा, एक तरह से ये प्रशासनिक पद होगा। जो ये काम क्या करते थे, तो ये अलग अलग प्रांत यानी कि अलग अलग इनके जो स्टेट्स होते थे किंग के, वहां पर जाकर के ये किंग के बिहाफ में क्या चलाते थे, गवर्नेंस चलाते थे। ध्यान रहेगा, तो इक्तेदार क्या थे, इक्तेदार एक तरह से प्रशासनिक पद था जो कि अलग अलग स्टेट में जाकर के राजा के बिहाफ में एज अ गवर्नर काम करते थे वहां पर। ठीक है, मतलब प्रशासन चलाने का या टैक्स कलेक्शन का काम करते थे। समझ में आ रहा है। और ये जो पद था ये वंशानुगत नहीं था, यानी कि एक के बाद एक राजा, सॉरी बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद उसके आगे, ऐसा नहीं दिया जाता था। ये जिसके में क्वालिटी होती थी इनको इक्तेदार का पोस्ट दिया जाता था, और इनको सैलरी के फॉर्म में टैक्स फ्री लैंड ग्रांट्स किए जाते थे। बात समझ में आ रही, मतलब क्या किया जाता, जमीन दान में दिया जाता था सैलरी भुगतान के बदले में। बात समझ में आ रही, तो इक्तेदार क्लियर हुआ। तो इसका जो चिलगानी तो ये तो क्लियर ही है कि 40 तुर्क सरदारों का क्या होता था, ये ग्रुप होता था जो राजा को प्रशासन में मदद करते थे। ये 3 चीजें हैं जो कभी क्वेश्चन बन सकता है इनसे, तो इसको ध्यान में देते चलेंगे। इसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं किस पर, खिलजी डायनेस्टी पर। ठीक, सबसे पहले रूलर कौन होंगे, तो जलालुद्दीन खिलजी होंगे। जलालुद्दीन खिलजी के बारे में कुछ खास ज्यादा नहीं है। इनके बारे में एक चीज ये है कि इनके समय में मंगोल अटैक हुआ था। इनके समय में मंगोल अटैक होता है। ठीक है, मंगोल अटैक में जो चंगेज खान लोग थे मंगोल, जो किसके समय में आए थे, इल्तुतमिश के समय में आए थे, हाँ कि नहीं। तो इनके समय में फिर से मंगोल अटैक होता है। इसमें एक मंगोल होगा जिसका नाम थोड़ा सा उपटांग है, ये उलुग खान। उलुग खान ये क्या करेंगे, इन्हीं की सही पर रुक जाएंगे। जलालुद्दीन की बेटी से इनका विवाह होगा और इनके साथ में लगभग 4000 और, है ना, इनके साथ में लगभग 4000 और मंगोल यही भारत में रुक जाएंगे, जो कि नए मुसलमान कहलाएंगे। बात समझ में आ रही है। जलालुद्दीन खिलजी के समय में फिर से मंगोल अटैक होगा। मंगोल अटैक में जो ये मंगोल का जो रूलर होगा कौन, उल्गू खान या उलुग खान, वो यहीं पर रुक जाएंगे। इनकी बेटी का विवाह इसके समय जलालुद्दीन खिलजी के साथ में होगा। तो जलालुद्दीन की खिलजी की बेटी का विवाह किसके साथ में होता है, उल्गू खान के साथ में होता है, और यहीं पर रुक जाएंगे। इन्हें क्या कहा जाएगा, नए मुसलमान, न्यू मुस्लिम्स कहा जाएगा। उसके बाद ये अपने आप को एक टाइटल देकर देंगे, यानी कि उपाधि धारण करेंगे, जो कि उपाधि कहेंगे शाइस्ता खान की, शाइस्ता खान ये समय अपने आप को कहेंगे। उसके बाद इन्हीं के समय में ये जो उलुग खान है ये क्या करेगा, देवगिरी और भिलासा, कौन सा, तो देवगिरी और कौन सा, भिलासा, ये साउथ इंडिया का स्टेट होगा, वहां पर क्या करेंगे, इन्वेजन करने का यानी कि अभियान करेंगे। बस, तो जलालुद्दीन खिलजी के बारे में इतना ही है। क्या क्या है, इनके समय में मंगोल आक्रमण होगा जिसमें उलुग खान की शादी हो जाएगी किसके, जलालुद्दीन खिलजी की बेटी के साथ में। तो इनके साथ में 4000 और मंगोल लोग यही भारत में रुक जाएंगे, जिनको नए मुसलमान कहे जाएंगे। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी की एक उपाधि होगी इसको, कौन सी, शाइस्ता खान की। उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी के समय में ही उलुग खान के साथ में देवगिरी और भिलासा अभियान लोग करेंगे। बस, ठीक है। इसके बाद में कौन आएंगे, तो अलाउद्दीन खिलजी आएंगे। ठीक, जलालुद्दीन खिलजी वाला मामला क्लियर है। इसके बाद किसको देखेंगे हम लोग, अलाउद्दीन खिलजी को, यहीं पर देखते चलते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी की पहले उपाधि पर बात कर लें, किस पर, उपाधि।
तो इनकी जो उपाधि होगी, ये अपने आप को क्या कहेंगे, सिकंदर ए सानी, सिकंदर ए सानी। सिकंदर जानते हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिन्होंने क्या किया था, पूरे वर्ल्ड को एक बार जीता था। तो ये अपने आप को सिकंदर द्वितीय, इसका मतलब क्या होता है, तो सिकंदर सेकंड, ये अपने आप को कहकर बुलाएंगे। ठीक है, कुछ निर्माण कार्य होगा इनका। निर्माण कार्य क्या में क्या कहा जाएगा, अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा, उसके बाद सिरवी फोर्ट, कौन सा, सिरवी फोर्ट, उसके बाद जमात खाना, जमात खाना, ये तीन के निर्माण जाएंगे। उसके बाद इनके दरबारी, दरबारी इनके कोर्ट में दो पोएट रहेंगे, एक का नाम है क्या, अमीर खुसरो, और एक का नाम क्या है, इसामी। ठीक, खुसरो की जो रचना होगी हो जाएगी क्या, खजाइनुल फतह। ठीक, खुसरो की जो रचना है, इन्होंने जो बुक लिखेंगे उसका नाम क्या है, खजाइनुल फतह, और इसामी का फुतूहस लातीन, ये इनकी बुक हो जाएगी। ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, याद रखना जरूरी, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, तो इनके दरबारी, इनके कोर्ट में दो लोग रहेंगे, कौन, अमीर खुसरो, खुसरो की जो रचना है, लिटरेचर है, उनका नाम क्या जाएगा, खजाइनुल फतह, और इसामी इनके एक और पोएट रहेंगे, उनका नाम उनका जो बुक हो जाएगा क्या जाएगा, फुतूहस लातीन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इनका उपाधि, निर्माण कार्य और दरबारी के बारे में हो गया। इसके बाद में इनका दक्षिण अभियान सबसे फेमस है, दक्षिण अभियान यानी कि साउथ इन्वेजन ये करेंगे। ठीक है, साउथ इन्वेजन से पहले इनके 4 ऑर्डिनेंस, इन्होंने क्या किए, 4 अध्यादेश पारित किए थे। कौन से 4 अध्यादेश इन्होंने पारित किए थे, वो 4 कौन कौन से आएंगे, एक तो सबसे पहले गुप्तचर विभाग, गुप्तचर विभाग यानी कि स्पाई डिपार्टमेंट, स्पाई डिपार्टमेंट। सेकंड नंबर पर ये जो जुआ और शराब, जुआ और शराबबंदी करेंगे। तीसरे नंबर पर जो अमीर तुर्क सरदार थे, ये क्या करते थे, जो चिल्हानी में जो 40 अमीर तुर्क सरदार की हम बात किए थे ना, ये तुर्क सरदार क्या करते थे, कभी भी किसी फंक्शन वगैरह में, भाई देखो इन्होंने षड्यंत्र करके तो रजिया सुल्तान की हत्या की थी, है ना, तो ये भाई जब जान चुके हैं कि इन लोग षड्यंत्र करके किसी की हत्या भी कर सकते हैं, इस बात को जानते हुए जो अलाउद्दीन खिलजी थे, इन्होंने क्या किया, इन अमीर सरदारों को कहीं पर भी मिलना जुलना, शादी पार्टी वगैरह में आना बंद करवा दिया। ठीक है, इनको क्या, शराब वगैरह सब छुड़वा दिए। कारण ये था कि भाई ये सब एक साथ मिलेंगे तो एक साथ मिलकर मेरे खिलाफ षड्यंत्र करेंगे, तो भाई ऐसा ऑप्शन ही क्यों दे, है ना। तो इन्होंने क्या किया था, उलेमाओं का, उलेमा नहीं सॉरी, जो तुर्क सरदार थे, जो तुर्क सरदार थे, इन पर क्या लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था कि ये ना कहीं पर पार्टी करेंगे, ना कहीं पर किसी समारोह में किसी प्रकार के में जाएंगे। और एक चौथा नंबर का इनका है कि जो इक्तेदारों के पास में, पहले मैंने बताया था इक्तेदार होते थे जिनको इनके सैलरी के बदले में क्या दे रहे थे, जमीन, लैंड ग्रांट्स मिल रहा था इनको, तो इनके पास जो एक्स्ट्रा जमीन हो गई थी, उन सभी जमीन को वापस अपने पास में कब्जे में लेते हैं, यानी कि सरकारी भूमि इसको बोलते हैं। जो गवर्नमेंट लैंड होता था, सरकारी भूमि होती थी, उसे बोलते थे खालसा जमीन, खालसा जमीन, यानी कि ऐसे लोग या ऐसे इक्तेदार जिनके पास में एक्स्ट्रा जमीन थी, जरूरत से ज्यादा, जहां पर वो खेती वगैरह भी नहीं करते थे, लेकिन वहां की रेवेन्यू इनको मिलती थी, है ना, जहां से इनको टैक्स वगैरह मिलता था, उस जमीन को ये फिर से सरकारी जमीन घोषित कर दिया, यानी कि क्या कर दिया, खालसा जमीन घोषित कर दिया। बात समझ में आ रही है। और इसके साथ में एक और चीज है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, कि ये नया धर्म चलाना चाहते थे। क्या करना चाहते थे, नया धर्म चलाना चाहते थे, जिसको उलेमाओं, मतलब उनके समय में होता रहा होगा, कोई होना चाहिए कि धर्म गुरु, जिनको क्या बोलते थे, उलेमा। ठीक है, इन लोगों ने क्या किया, इसका विरोध किया, तो ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। बात समझ में आ रही है यहां तक। इसके बाद में इनके 4 अध्यादेश थे। इसके बाद में एक छोटा सा और है इनके टैक्स या उसके बारे में, वो भी यहीं पर डिस्कस करते चलते हैं। इनके बाद जो आएंगे कौन सा, फिरोज शाह, अलाउद्दीन। ठीक, इनके बाद में जो तुगलक डायनेस्टी के आएंगे, कौन, फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक के जो दरबारी थे, कौन, जियाउद्दीन बर्नी, ये इनके राइटर थे, पोएट थे बोल सकते हैं इसको, दरबार कोर्ट में थे किसके, फिरोज शाह तुगलक के, जो कि तुगलक डायनेस्टी के थे। उन्होंने इनके बारे में, उनके टैक्स सिस्टम के बारे में कुछ डिस्कशन किया था अपनी किताब में। तो इनके जो टैक्स सिस्टम थे, टैक्स सिस्टम में क्या क्या आ जाएंगे, एक था आपका घरी, दूसरे नंबर में चरी, घरी चरी, उसके बाद जजिया, जजिया के बाद चौथे नंबर पर जकात, ठीक है, जकात के बाद 5वें नंबर पर खराज, खराज के बाद 6वें नंबर पर था खुम्स। ठीक है, ये अलग अलग तरीके के टैक्स लेते थे। जो सबसे पहले जो घड़ी करता, ये किस पर लिया जाता था, हाउस टैक्स होते थे, जो म्युनिसिपालिटी होता है ना, घरों पर लिया जाने वाला टैक्स था, घरों पर कर, कर यानी कि टैक्स। चरी, तो ये चारा कहां पर,
ठीक है, जो ग्रेजिंग लैंड होता है जहाँ पर घास जमीन होती है, वहां पर अगर चारा घास के तौर पर उसको यूज करना है तो चारा घास पर लिया जाने वाला टैक्स था। जजिया कर भी हम लोग लिए डिस्कस किए थे, जो कौन सा टैक्स है, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था, गैर मुसलमानों से, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। जकात ये मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर, ठीक है, ये किन से लेते थे, तो मुसलमानों से लेते थे, ठीक है। उसके बाद खराज, ये लूट का माल, लूट का माल, अगर कोई ऐसा है जो लूट फरोख करते हैं तो उस पर भी कुछ हिस्सा अलाउद्दीन खिलजी को देना होता था, है ना, डकैतों को, जो कि क्या कहलाता था, खराज कहलाता था। और खुम्स क्या था, है ना, ये एक तरह का भू राजस्व, भू राजस्व, ठीक है। तो ये शायद में खराज भू राजस्व हो जाएगा और खुम्स लूट का माल हो जाएगा, ठीक है। तो ये 6 तरीके के टैक्स थे जो कौन चलाते थे, अलाउद्दीन खिलजी चलाते थे। इसके बाद में इनके टैक्स सिस्टम के बाद में एक चीज और था, कौन सा, इन्होंने सबसे पहले क्या की थी, आर्मी हॉर्सेस को ब्रांडिंग करनी शुरू की थी, ठीक है। ब्रांडिंग करने का मतलब होता है कि देखो ये टैक्स सिस्टम हो गया, उसके बाद सेना से संबंधित कुछ काम किए थे इन्होंने। सेना को आइडेंटिफाई करने के लिए पहचान की 2 चीजें चलाई थी। एक तो था क्या, हुलिया, एक जिसे क्या कहते थे, हुलिया, और दूसरा जिसे कहते थे दाग, ठीक है। हुलिया किसके लिए होता था, तो ये पैदल सैनिकों के लिए होता था, किनके लिए, पैदल सैनिकों के लिए। कौन सा आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, हुलिया, आईडी कार्ड जैसा होगा, हुलिया यानी कि चेहरा, ठीक है। और दाग ये किनके लिए होता था, तो घोड़ों के लिए, ठीक। तो ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि सबसे पहले आर्मी हॉर्सेस को ब्रांडिंग करने का काम किसने किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ये ब्रांडिंग 2 तरीके से करते थे, जो पैदल सैनिक थे उनके लिए हुलिया सिस्टम यूज किया जाता था, और जो घुड़सवार होते थे, घोड़े होते थे, घोड़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए उनको दागने का काम किया जाता था, ठीक है। ये समझ में आ गया, ये आर्मी से रिलेटेड कुछ इनकी बातें थी। इसके बाद में और कुछ छोटी छोटी जानकारी है, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आखिरी में हम इसमें आता है इनका साउथ इंडिया इन्वेजन, यानी कि दक्षिण भारत अभियान। तो इसको मैं यहाँ पर दक्षिण अभियान लिख देता हूँ, दक्षिण अभियान इन्होंने चलाया था। दक्षिण अभियान में इन्होंने टोटल 8 राजाओं को परास्त किया था। तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, 5, 6, 7 और यहाँ पर 8। सबसे पहला जो इनका अटैक था वो था 1299 में, फिर 1301, 1303, ठीक है, फिर ये 1305। उसके बाद में जो सेकंड फेज था वो था आपका लगभग 1307-8 से, है ना, 1307-8 से। उसके बाद आपका 1309, फिर 1310 और आखिरी में 1311। ये 8 इन्वेजन के दिखेंगे। शुरू के 4 को अगर आप लोग डेट को कैसे याद रखना बता रहा हूं आपको, 1299, फिर 2 साल बाद 1301, फिर 2 साल बाद 1303, और उसके बाद 2 साल बाद 1305, फिर 2 साल बाद 1307-8, फिर लगातार चलेंगे 8, 9, 10, 11, ठीक है, डेट याद हो जाएगा। उसके बाद 1299 सबसे पहला इन्वेजन इनका हुआ था, वो था कहां पर, गुजरात को, गुजरात। सेकंड नंबर पर रणथंभौर, फिर उसके बाद आएंगे चित्तौड़, फिर मालवा, फिर उसके बाद देवगिरी, देवगिरी के बाद में वारंगल, वारंगल या इसको होयसल भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये द्वार समूह, फिर आखिरी में कौन सा, पांड्या, जो लास्ट में साउथ में था ना, चेर, चोल और पांड्या, ये उनके ऊपर इन्वेजन जाएगा, ठीक है। तो शुरू का जो गुजरात में इन्वेजन होगा वो कौन करेंगे, नुसरत प्लस उल्गू, ठीक है। तो ये वाला भी कौन सा, नुसरत प्लस उल्गू करेंगे। उसके बाद जो चित्तौड़ वाला इनका जो अटैक होगा, ये अलाउद्दीन खिलजी स्वयं जाएंगे यहाँ पर, जो पद्मावती वाली स्टोरी है ना, जहाँ पर जो महिलाएं जौहर करती हैं, है ना, तो ये चित्तौड़ वाला मामला हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर मुल्तानी, ठीक। इसके बाद बाकी सभी जो इन्वेजन रहेंगे वो कौन करने वाला है, तो मलिक काफूर, मलिक काफूर, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं काफूर काफूर लिखते चलता हूँ, ये भी काफूर हो जाएगा, ये भी काफूर, और ये लास्ट भी कौन, मलिक काफूर। यहाँ पर मलिक काफूर जानने वाली चीज है, मलिक काफूर को इन्होंने क्या किया, खरीदा था, एक अभियान किया था किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। उस जगह का नाम था कौन सा, गुहिलवाड़ा, गुहिलवाड़ा। इस जगह पर मलिक काफूर को इन्होंने 1000 दिनार में खरीदा था, कितने में, 1000 दिनार में। तो मलिक काफूर का दूसरा नाम 1000 दिनार भी कहीं कहीं पर देखने को मिलता है, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा कौन से, अलाउद्दीन खिलजी के जो साउथ इंडिया इन्वेजन उन्होंने किया था, 8 अलग अलग राजाओं को उन्होंने परास्त किया था। सबसे पहले गुजरात में रायकन सिंह, रायकन देव, ठीक है, राजा रायकन सिंह। उसके बाद में रणथंभौर में हमने, ठीक है, राजाओं के नाम है जिन लोग साउथ इंडिया में जिनके ऊपर क्या किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने इन्वेजन किया था। तो सबसे पहले 1299 में राजा रायकन के अगेंस्ट में, फिर हमने, फिर राजा रतन सिंह, उसके बाद चौथे नंबर पर महलक देव, ठीक है, कौन सा, रायकन, हमीर, रतन, महलक, फिर ये रामचंद्र,
कौन हो जाएंगे? रामचंद्र, फिर रामचंद्र के बाद रुद्रदेव, रुद्रदेव है ना, कौन सा? रायकन, हमीर, रतन, महलत, रामचंद्र, रुद्रदेव, उसके बाद ये बल्लाल, बल्लाल के बाद सबसे आखिरी कौन सा जाएंगे? वीर पांड्यन। मैं ये शॉर्ट नेम्स यहाँ पर लिख दे रहा हूँ क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम है। क्या क्या याद रखेंगे? सबसे पहला रायकन जो कि गुजरात के थे, 1299 में नुसरत प्लस उलूग खान ने इनके यहाँ पर अटैक किया था। उसके बाद क्या? रायकन के बाद हमीर, हमीर के बाद रतन सिंह, रतन सिंह के बाद महलत देव, रामचंद्र देव, रुद्रदेव, बल्लाल और वीर पांड्या। ये इतने याद आ जाएंगे। इसके बाद में कुछ कुछ चीजें हैं जो यहाँ पर जानने की चीजें हैं जिसको याद रखना चाहिए। तो वो क्या था? चित्तौड़। चित्तौड़ में रतन सिंह, राजा रतन सिंह के अगेंस्ट जब खिलजी ने अटैक किया था तो ये पद्मावती के नाम से काफी फेमस हुए थे, लेकिन वास्तव में ऐसी कोई घटना नहीं थी। ठीक है कि इस पर हो सकता है कुछ विवादास्पद रहा हो। तो चित्तौड़ पर जो अटैक हुआ था रतन सिंह, राजा रतन सिंह के अगेंस्ट में, यहाँ पर महिलाओं ने बहुत बड़ी संख्या में क्या किया था? जौहर किया था। जौहर का मतलब यह है कि कुंड में आग जला करके लगभग बहुत सारी जो महिलाएं थी, भाई होता क्या था, अब राजा हार गया है, तो राजा हार जाने की वजह से रानियों को भी गुलाम बनाया जाता था। तो उनकी गुलामी स्वीकार करने, मतलब स्वीकार नहीं करने के लिए उन्होंने क्या किया था? जौहर किया था। जौहर में क्या होता है कि एक कुंड होता है, कुंड में आग लगाने के बाद में बहुत सारी महिलाएं क्या करती है? सुसाइड कर लेती हैं आग में कूद करके। ठीक है, तो वो कहां पर हुआ था? चित्तौड़ वाले केस में हुआ था। इसके बाद में उसके बाद में ये जो वारंगल वाली घटना है, यहाँ से जो किसको? अलाउद्दीन खिलजी को कोहिनूर हीरा मिला था। कौन सा? कोहिनूर हीरा मिला था यहाँ से। ठीक है, तो ज्यादा कुछ में जानने को है नहीं। ठीक है, तो ये 8 दक्षिण भारत के अभियान थे। ठीक, तो ये इतनी सारी बातें किसके बारे में? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। क्लियर है? अब अलाउद्दीन खिलजी के बाद में ये शिहाबुद्दीन या कुतुबुद्दीन कुछ खास रूलर्स नहीं हुए थे। तो जो मेन जिसके बारे में जानना था वो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानना था, जो कि हमारा हो गया है। इसके बाद हम अगले डायनेस्टी में चलते हैं। कौन सा? खिलजी के बाद में तुगलक। ठीक, खिलजी के बाद में अब कौन सा देखना है हमको? तुगलक। देखो जो कौन अलाउद्दीन खिलजी थे, अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति होगा, कौन? जिनका नाम है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, पहले तुगलक डायनेस्टी के राजाओं के नाम देख लेते हैं। गयासुद्दीन, मोहम्मद बिन तुगलक, फिर कौन आ जाएगा? फिरोज शाह तुगलक, फिर आलम शाह। ठीक, अक्सर ये देखा जाएगा हिस्ट्री में कि अगर कोई रूलर थोड़ा सा कमजोर है, ठीक है, जैसे कोई रूलर थोड़ा सा कमजोर दिखाई पड़ता है तो उसके सेनापति या उसके जो सामंत वगैरह होते थे, ठीक है, वो अपने आप को फ्री डिक्लेयर कर देते थे। वैसा ही हुआ जो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे, कौन? गयासुद्दीन तुगलक। जब जैसे ही आखिरी रूलर जो खिलजी डायनेस्टी के आएंगे वो थोड़े कमजोर हो जाएंगे, तो वो उसकी हत्या करके क्या करेंगे? तुगलक वंश की स्थापना करेंगे, यानी कि तुगलक डायनेस्टी को क्या करने वाले हैं? स्टैब्लिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आ जाएंगे? गयासुद्दीन तुगलक आ जाएंगे। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में दो तीन चीजें हैं जो जानने के बारे में है। गयासुद्दीन तुगलक की टाइटल थी, टाइटल मतलब क्या? उपाधि था। ये कौन सी उपाधि धारण करते थे? तो ये अपने को आपको पैगंबर का सेनापति कहते थे। किसका? तो पैगंबर का सेनापति खुद को कहते थे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कृषि यानी कि एग्रीकल्चर और उसमें सिंचाई से जुड़ी कुछ चीजों पर इन्होंने क्या किया था? काम किया था। उसके बाद ये सबसे पहले सुल्तान हुए थे जिन्होंने डाक व्यवस्था यानी कि पोस्टल फैसिलिटी स्टार्ट की थी। ठीक है, तो ये 3 चीजें हैं, ज्यादा कुछ इनके बारे में नहीं है। हाँ, इनके समय भी कुछ मंगोल अटैक्स होंगे, इनके समय भी क्या जाएगा? 2-4 मंगोल आक्रमण होंगे। बात समझ में आ रही है? गयासुद्दीन तुगलक के बारे में क्या है? ये अपने आप को पैगंबर का सेनापति कहते हैं। ठीक, इन्होंने कृषि और सिंचाई से संबंधित कुछ रिफॉर्म्स किए थे। उसके बाद ये पहले सुल्तान होंगे जिन्होंने कौन सी व्यवस्था स्टार्ट करेंगे? डाक व्यवस्था स्टार्ट करेंगे। उनके समय में कितने बार लगभग मंगोल आक्रमण हुआ? लगभग ये 29 बार। कितने बार? तो इनके समय में लगभग 29 बार मंगोल आक्रमण होते हैं। बस इनके बारे में इतना ही जानने को है, ज्यादा कुछ खास इनके बारे में नहीं है। जो ज्यादा जानने के बारे में इनके में है वो है कौन सा? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक पूरे सुल्तान डायनेस्टी में सबसे पढ़ा लिखा और विद्वान माना जाता था। किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को। अक्सर लोगों को उपाधि दी जाती है जैसे कि ये तो तुगलक है, ऐसा उपाधि क्यों दिया जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो बुद्धिमान मूर्ख शासक के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। किस रूप में प्रसिद्ध हुए थे? तो बुद्धिमान मूर्ख शासक के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। कुछ लोगों ने इनकी डेथ पर कुछ टिप्पणियां भी की हैं, जैसे बदायूनी एक राइटर हुए थे जिन्होंने क्या कहा था कि जब इनकी मृत्यु हुई थी तो राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से क्या मिल गई? मुक्ति मिल गई। ऐसा स्टेटमेंट इन्होंने दिया था, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक किस वजह नाम से फेमस होंगे? तो चूंकि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, अलग अलग सब्जेक्ट्स में इनकी मास्टरी थी, फिर भी इनको मतलब इतने विद्वान होने के बाद में भी इनकी बहुत सारी पॉलिसीज थी जो क्या जाती है? फेल हो जाती है।
बात समझ में आ रही है? मोहम्मद बिन तुगलक को फेमस या इसलिए ज्यादातर जाना जाता है कि इतने विद्वान और पढ़े लिखे होने के बाद में भी इनकी बहुत से जो मैक्सिमम पॉलिसीज थी वो फेल हो जाती है। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? इसलिए वो क्या कहा जाता है? बुद्धिमान मूर्ख शासक के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक, तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में क्या क्या पॉइंट है? तो सबसे पहले क्या है, पूरे सुल्तानों में सबसे ज्यादा विद्वान यही होंगे, ठीक है, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, ठीक है। और इन्हीं के समय में एक कौन, इब्ने बतूता, क्या नाम है? तो इब्ने बतूता, ठीक है। इब्ने बतूता कुछ जो कहाँ के रहने वाले रहेंगे? अफ्रीका, अफ्रीका के मोरक्को शहर के रहने वाले होंगे, जिनकी किताब हुई क्या? किताब उल रहला, किताब उल रहला, ठीक है। ये इनका लिखा हुआ स्क्रिप्ट है या लिटरेचर है कह सकते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक विद्वान कहे जाएंगे। इन्हीं के समय में एक यात्री आएंगे, विदेशी यात्री इब्ने बतूता, जो कि अफ्रीका के मोरक्को शहर के रहने वाले होंगे। इनकी जो रचना होगी, किताब होगी, वो कौन सा? किताब उल रहला, ठीक है। ये कौन सा त्योहार मनाएंगे? तो ये होली का त्योहार मनाएंगे, जो कि हिंदुओं का त्योहार होता था, ठीक है। इसके अलावा इनके बारे में ये है, ठीक। इन्हीं के समय में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में कौन सा? विजयनगर और बहमनी, विजयनगर और बहमनी, ये दो स्टेट्स होंगे जो कि साउथ इंडिया में स्टैब्लिश होंगे। अलाउद्दीन खिलजी के बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ही हैं ऐसे लास्ट पावरफुल रूलर दिल्ली सुल्तान में, कि इन्हीं के टाइम से ही क्या होता है? डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सुल्तान स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब क्या, दिल्ली जो सुल्तान होंगे उनका पतन दिखाई देता है। पतन सबसे पहले लक्षण यही पर है, विजयनगर और बहमनी। विजयनगर काफी फेमस होगा, ये जो दो भाई होंगे हरिहर और बुक्का, इसका थोड़ा सा स्टोरी मैं आपको समझा देता हूँ। अलाउद्दीन खिलजी जब दक्षिण भारत का अभियान किया था, तो उस समय वहां पर ये सेनापति होते थे। बाद में फिर से मोहम्मद बिन तुगलक जब दक्षिण भारत का अभियान करता है, यानी कि वारंगल शहर को अपनी नई राजधानी बनाने के लिए वहां पर प्रयास करता है। भाई मोहम्मद बिन तुगलक की 6 पॉलिसीज हम लोग देखेंगे, 6 पॉलिसी या 6 अलग ऐसे काम जो वो करना चाहेगा, जो कि फेल हो जाएगा। उसी में से एक है कौन सा? साउथ इंडिया इन्वेजन, जिसमें वारंगल को वो अपनी नई राजधानी तुगलकाबाद बनाने की कोशिश करता है ना, जो कि सफल नहीं हो पाता है। उसी तुगलकाबाद से या वारंगल से वो दो भाइयों को, कौन? हरिहर और बुक्का, ठीक है, ये दो जो सैनिक होते हैं साम्राज्य में, कर्नाटक के आसपास के इलाके में, इनको ये क्या कर लेता है? गिरफ्तार करके ले जाता है और उनको कैद कर देता है। बाद में हरिहर और बुक्का जो है वो फिर से, भाई उन्होंने, वो लोग क्या करते हैं? इस्लाम धर्म अपना लेते हैं, अपने आप को मुस्लिम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो चूंकि उसने मुस्लिम कन्वर्ट कर लिया है उन दोनों भाइयों ने, हरिहर और बुक्का ने, इसीलिए क्या करते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक उन दोनों को फ्री कर देते हैं और फिर से साउथ इंडिया में क्या करके भेजते हैं? अभियान करने के लिए भेजते हैं, इन्वेजन करने के लिए भेजते हैं। देखो, साउथ इंडिया में उन्होंने इन्वेजन करने के लिए भेजा इसलिए ताकि वो दोनों भाई उदय को जीत कर क्या कर सके? दिल्ली साम्राज्य में मिला सके। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बाद में जब ये हरिहर और बुक्का दोनों भाई कहां पहुंचते हैं? साउथ इंडिया, वारंगल पहुंचते हैं। तो वहां पर ये फिर से हिंदू धर्म अपना लेते हैं, और हिंदू धर्म अपनाने के बाद में दिल्ली सल्तनत से अलग एक नया शहर बसाते हैं, जो कि कर्नाटक के आसपास का हम्पी वाला इलाका है, जो कौन सा होता है? विजयनगर साम्राज्य होता है। इसी विजयनगर साम्राज्य है, ये इतने बड़े वास्ट, बोलना चाहिए क्या, इस्लामिक कल्चर के बीच में एक अकेला हिंदू साम्राज्य बनकर सामने आता है, जो लगभग 300 साल तक चलता है। कितने साल तक? 300 साल तक चलता है। ये इसको साहित्य के दृष्टिकोण से, आर्ट, कल्चर, ठीक है, और बोलना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या? आर्किटेक्चर, है ना। आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है। ऐसा बताया जाता है कि जो उस समय विदेशी यात्री जो भारत आते थे, वो विजयनगर को उस समय के रोम से भी ज्यादा, कहना चाहिए क्या, रईस मानते थे। मतलब वहां पर ये विजयनगर प्रसिद्ध क्यों हुआ था? क्योंकि वहां पर कहना चाहिए क्या, वेल्थ की वजह से, ठीक है। जो कृष्णा, तुंगभद्रा, गोदावरी, ये जो नदी का जो पूरा इलाका है, वही विजयनगर था, ठीक है। तो लोग इसकी तुलना किससे करते थे? रोमन साम्राज्य से भी करते थे, जो कि उस समय ये कहा जाता था कि जो विजयनगर है वो रोमन साम्राज्य से ज्यादा रईस शहर है। बात समझ में आ रही है? आपके पास जो 50 का नोट अभी जो नया मार्केट में आया है ना, जो हल्का ब्लू कलर का, उसमें एक मंदिर बना हुआ है, जो कि हम्पी का विठलेश्वर स्वामी मंदिर है। वो भी इन्हीं विजयनगर के समय में, जो एक राजा होते कौन? कृष्णदेवराय, उनके समय में बनाया गया था। तो ये, और शायद उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज भी माना गया है। किसको? उसी विठल स्वामी मंदिर को, जो कि हम्पी में 50 रुपए के नोट में आप चेक कीजिए, उसमें आपको मिलेगा। क्लियर? तो उसी मोहम्मद बिन तुगलक के समय कौन सा? विजयनगर और बहमनी, दो स्वतंत्र राज्य स्थापित होंगे। इसके बाद में इनकी पॉलिसीज थी जो फेल्ड हुए थे, उन पर हम लोग बात कर लेते हैं। कौन सा? मोहम्मद बिन तुगलक की कुछ पॉलिसीज थी। कौन कौन सा? एक तो इन्होंने राजधानी परिवर्तन, राजधानी यानी कि अपना स्टेट कैपिटल। उसके बाद एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर मतलब कृषि में कुछ सुधार करने की कोशिश की थी। उसके बाद तीसरे नंबर पे सिक्के जारी किए थे, कॉइन्स, ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर पर क्या? सिक्के। उसके बाद में एक होता आपका खुरासान, एक कौन सा था? खुरासान अभियान था इनका। चौथे नंबर पर, सॉरी, पांचवें नंबर पर इन्होंने टैक्स रिफॉर्म्स किए थे। उसके बाद छठवें नंबर पर क्या जाएगा? कराची, ठीक। ये 6 इनके पॉलिसीज थी, 6 काम इन्होंने करवाए थे, जिस लोग सभी के सभी क्या होते हैं? फेल होते हैं। सबसे पहले क्या बोलते हैं? राजधानी पर आते हैं।
राजधानी में है ये साउथ इंडिया में किसको, वारंगल को दौलताबाद, सॉरी तुगलकाबाद, तुगलकाबाद है ना, तुगलकाबाद नाम का जगह में उसको कन्वर्ट करेंगे और अपनी राजधानी बनाने की कोशिश करेंगे। लोगों को कहेंगे कि हम वहीं क्या करने वाले हैं, स्टैब्लिश होने वाले हैं। लेकिन इसकी जो प्रजा है किसकी, मोहम्मद बिन तुगलक की, वो डिनाई कर देगी कि हम नई जगह पर शिफ्ट नहीं हो सकते, क्योंकि वहां पर नया मार्केट स्टैब्लिश करना, इस सभी चीजों पर समस्या होती है। तो ये भी क्या हो गया था, इसका फेल्ड हो गया था। सेकंड नंबर में इन्होंने कृषि रिफॉर्म्स किए थे सिंचाई के लिए, जिसमें एक पोस्ट भी इन्होंने बनाया था, कौन सा, एक पोस्ट इन्होंने बनाया था, कौन सा, दीवान ए अमीर कोहिली, अमीर कोहली, ठीक है, जो क्या करता था, इनके एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स को कहना चाहिए इंस्पेक्ट करने का काम करता था। उसके बाद इन्होंने एक तरह का लोन जो एग्रीकल्चर के लिए इन्होंने प्रोवाइड किया था, कृषि करने के लिए, उसका नाम था क्या, सोंधरा, ठीक है। ये शायद टैक्स था मेरे हिसाब से, टैक्स या एक तरह से लोन देते थे ये, जिसको क्या कहा था, सोंधरा, एक तरह से कृषि कर था मान लिया, टैक्स ही था ये, क्या कौन सा, कृषि कर लाके आए थे, सोंधरा, ठीक है। उसके बाद सिक्कों में आए, तो सिक्कों में इन्होंने क्या किया था, चांदी के स्थान पर, चांदी के स्थान पर तांबा और पीतल का, किसका, तांबा का और पीतल का सिक्का जारी किया था, सांकेतिक सिक्का, जो कि दोनों की वैल्यू लगभग बराबर इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था। हुआ ये कि पूरी जनता ने मार्केट से चांदी का सिक्का अपने पास रख लिया और पूरे मार्केट में क्या आ गया, तांबा और पीतल का सिक्का आ गया। बात समझ में आ रहा है? इन्होंने क्या किया था, कॉइन्स जो कि किसके, तांबा और जो पीतल का सिक्का था, उसको इक्विवेलेंट कर दिया था किसके, चांदी के सिक्के के बराबर कर दिया था, ठीक है ना। तो पब्लिक ने क्या किया, इनकी जो प्रजा थी, इन्होंने क्या किया कि मार्केट में जितना भी चांदी का सिक्का था वो अपने पास रख लिया और पूरा का पूरा क्या कर दिया, तांबा और पीतल का सिक्का मार्केट में चलाने लगे। स्थिति हो गई थी कि लोग अपने घरों में टकसाल बना लिए थे। टकसाल ऐसा जगह होता है जहां पर सिक्के छापे जाते हैं, या बोल सकते हो सिक्के छापने की मशीन को क्या बोलते हैं, टकसाल, क्या बोलते हैं, टकसाल, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, अपने घरों में टकसाल बनाना शुरू कर दिए थे कॉइन्स को छापने का। बात समझ में आ रहा है? उसके बाद में आते हैं किस पर, खुरासान। खुरासान, ये खुरासान और कराची, ये दो अभियान हो गए इनके जो फेमस थे और फेलियर भी थे कह सकते हैं, कराची और खुरासान। कराची वाले में केस क्या हुआ था, इन्होंने अपनी सेना को एडवांस पेमेंट कर दिया था अभियान करने के लिए। अब सेना ने एडवांस पेमेंट ले लिया, खा पी के सब बराबर, बाद में जाने से मना कर दिए। उसका खुरासान अभियान में क्या होता है कि ये आपको हिमालयन रेंज वाला हिस्सा है, जो कि काफी बर्फीला इलाका होता था। यहाँ पर अभियान करने के लिए अपनी सेना को भेजे, बर्फ और ठंड और जंगल इतना घना था कि वहां पर सैनिक जाकर आपस में गुम हो गए, गुम होने के बाद में वहीं उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो ये क्या होता है, खुरासान वाला भी फेलियर और कराची भी फेलियर, ठीक है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये क्या करते हैं, टैक्स बढ़ाते हैं। अब इतना नुकसान हुआ है तो नुकसान को बराबर ही तो करना है, तो ये क्या करते हैं, टैक्स बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसी साल से लगातार क्या होने लगती है, सूखा पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है, सूखा या अकाल पड़ जाता है, जिसकी वजह से इनका जो टैक्स, वो जो नया टैक्स रिफॉर्म्स करते हैं, वो भी क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, ठीक। तो ये 6 के 6 इनकी पॉलिसी थी, सभी के सभी फेलियर हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए वो क्या कहा जाता है, पागल मूर्ख सुल्तान कहा जाता है, ठीक। तो ये होगा किसके बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में अगले इनके कौन आएंगे, बड़े भाई फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। इनके बारे में इनके बारे में क्या जानने में कुछ ज्यादा खास नहीं है। फिरोज शाह तुगलक के बारे में ये कुतुब मीनार हम पढ़े थे, जो इसको किसने बनवाया था। तो कुतुब मीनार सबसे पहले बनाने का काम किसने किया था, कौन सा, कुतुब मीनार दिल्ली का, ठीक है। तो कुतुब मीनार बनवाया किसने था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, ठीक है। कहां तक, बेस इसका तैयार किया था। इस ऐबक के बाद में कौन आएंगे, इल्तुतमिश आएंगे, इल्तुतमिश इसमें 3rd फ्लोर तक का निर्माण करवाएंगे। बाद में फिरोज शाह तुगलक आएंगे, फिरोज शाह तुगलक इसमें और रिफॉर्म्स करा करके इसको 5th फ्लोर तक क्या करवाएंगे, रेडी करवाएंगे। तो कुतुब मीनार से रिलेटेड 3 आदमी हैं, कौन सा, एक कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि बेस और 1-2 माला तैयार करेगा, इल्तुतमिश 3rd फ्लोर तक, और 5th फ्लोर तक कौन बनाएगा उसको, फिरोज शाह तुगलक बनाएगा इसको, कुतुब मीनार को। इसी फिरोज शाह तुगलक का एक दरबारी हुआ, कौन, जियाउद्दीन बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी, जिसकी किताब क्या होगी, तारीख ए फिरोज शाही। कौन सा, तारीख ए फिरोज शाही, जिसमें अलग अलग पॉलिसीज के बारे में दिया जाएगा। फिरोज शाह तुगलक के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही ज्यादा दास प्रेमी था, ठीक है। ये दास होते हैं ना, स्लेव, ठीक है, राजा की सेवा करने के लिए, उनसे ये बहुत प्रेम करता था या उनसे कुछ इसका खास जुड़ा होता था। तो इस दास की सेवाओं में बहुत ज्यादा लगा होता था, ठीक है। तो इनके लिए क्या, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट, रोजगार कार्यालय, उसके बाद बोलते हैं कि मैरिज ब्यूरो, उसके बाद इनके लिए मेडिकल फैसिलिटीज, जिसको दारुल शफा, क्या था, एक दारुल सफा है ना, और एक क्या, दीवान ए सफा, ये है सफा और ये है शफा, ठीक है, दारुल शफा। ये दो क्या था, मेडिकल फैसिलिटीज थी जो दास के लिए थी। उसके बाद ये खैरात विभाग भी चलाते थे, खैरात विभाग, जिनमें दासों को क्या दिया जाता था, दान दिया जाता था। मतलब क्या, रोजगार कार्यालय, मेडिकल फैसिलिटी, दान देने के लिए खैरात विभाग, उसके बाद इनकी शादी वगैरह कराने के लिए मैरिज ब्यूरो, ठीक, और इनकी बाकी घर वगैरह बनाने के लिए पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट। ये सारी चीजें फैसिलिटी किनके लिए थी, दासों के लिए थी। बात समझ में आ रही है? उसके बाद ये ब्राह्मणों पर जो जजिया कर लगाते थे, वो तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसके अलावा इन्होंने शशगनी नाम का एक सिक्का जारी किया था, शशगनी,
शशगनी सिक्का होता था जो कि बराबर होता था 6 जीतल के। ठीक, टका जीतल इक्का चिलगानी देखे थे इल्तुतमिश के समय में, तो शशगनी इन्होंने चांदी का सिक्का स्टार्ट किया था जो कितने के बराबर होता था, 6 जीतल के बराबर होता था। ठीक है ना, तो ये इतना ही है फिरोज शाह तुगलक के बारे में। ज्यादा तो हाँ, एक और चीज है, एक अशोक स्तंभ। कौन सा? अशोक स्तंभ। इस अशोक स्तंभ को उठाकर ले आए थे। उसके बाद फिरोज शाह कोटला, फिरोज शाह कोटला, फिरोज शाह कोटला दुर्ग इन्होंने बनवाया था। तो ज्यादा कुछ नहीं इनके बारे में, जो पढ़ने का था इसमें मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में था। ठीक, अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने का चीज है। जब यहीं पर मोहम्मद बिन तुगलक के समय में कौन सा विजयनगर और बहमनी स्टैब्लिश हो जाता है। ये मैंने अभी आपको बताया कि फिरोज शाह तुगलक के समय में दो अलग अलग स्वतंत्र राज्य स्थापित हुए थे। कौन कौन सा? एक तो आपका था वो विजयनगर, और दूसरा कौन सा था? बहमनी था। तो अब यहाँ पर से हिस्ट्री थोड़ी पैरेलल चलने लगेगी। अब देखो उधर जो नॉर्थ इंडिया पर मैप से समझते हैं इसको। जैसे अगर मैप को देखें तो ये कुछ इस तरीके से इंडिया का मैप बनता है ना, इस तरीके से। तो ये जो दिल्ली वाला इलाका है ये पूरा सुल्तान के कब्जे में है। ठीक, यहाँ पर आपको कहीं पर कृष्णा नदी आएगा, कृष्णा गोदावरी वाला डेल्टा, ये तुंगभद्रा मतलब ये कृष्णा नदी। ये कौन सा नदी है? कृष्णा नदी है। और ये कौन सा नदी है? तुंगभद्रा नदी। एक छोटा सा ब्रीफ बता रहा हूँ, उसके बाद में क्या करना है वो खुद मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, अब इजरी से क्या करेंगे, हरिहर और बुक्का को भेजेंगे। देखो इस समय दिल्ली सुल्तान में किसका राज्य चल रहा है? तुगलक, तुगलक डायनेस्टी चल रहा है। उसी समय ये वाला जो इलाका है यहाँ पर कौन सा आ जाएंगे? बहमनी। ये आएंगे लगभग 1346 के आसपास। ठीक है, बहमनी साम्राज्य कब स्टैब्लिश होगा? 1346 के आसपास। और इसी के नीचे ये वाला जो हिस्सा है इसमें पूरा कौन सा आ जाएगा? विजयनगर। विजयनगर ये स्टैब्लिश होगा 1336 के आसपास। बात समझ में आ रही है? मोहम्मद बिन तुगलक दो भाइयों को भेजेंगे, हरिहर और बुक्का को, साउथ इंडिया इन्वेजन करने के लिए। लेकिन वो दोनों भाई जैसे ही यहाँ पर आते हैं, ठीक है, तो यहाँ आने के बाद में क्या बन जाता है? फिर से हिंदू धर्म अपना लेते हैं। हिंदू धर्म अपनाने के बाद में ये जो कर्नाटक का इलाका है जहाँ पर कौन सा एक शहर है? ये हम्पी। यहाँ पर एक नए साम्राज्य की विजयनगर, विजयनगर का नाम ही है जीत का शहर, है ना। तो विजयनगर की स्थापना करेंगे। उसी के बाद में यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? बहमनी साम्राज्य आ जाएगा। अब यहाँ पर दिल्ली में सुल्तान, यहाँ पर बहमनी, और यहाँ पर कौन सा? विजयनगर। ये तीनों पैरेलल चलेगा। बात समझ में आ रही है? तीनों क्या चलेगा? पैरेलल चलेगा। ठीक है, अब जब यहाँ पर विजयनगर और बहमनी चल रहा होगा उस समय यहाँ पर तुगलक डायनेस्टी जस्ट खत्म होने की कगार पर है। और यहाँ पर विजयनगर और ये बन रेडी हो चुका है। इसी तुगलक के बाद में यहाँ पर आक्रमण होगा किसका? तैमूर लंग का। तैमूर लंग ये अटैक करेंगे। ये भी कौन होंगे? तो ये भी तुर्क ही होंगे। इसको कहा जाता है चुगताई तुर्क, चुगताई तुर्क, है ना। ये अटैक करेंगे। अटैक करने के बाद में यहाँ पर किसको राज्य सौंप कर चले जाएंगे? सैयद वंश को। सैयद राजवंश को सौंप कर चले जाएंगे। सैयद के बाद कौन आएंगे? तो सैयद के बाद लोधी डायनेस्टी आएगा। सैयद डायनेस्टी के बाद कौन आ जाएंगे? लोधी डायनेस्टी आ जाएंगे। तो इसको भी एक ब्रीफ यहाँ पर दे देते हैं। सैयद में कौन आ जाएंगे? खिज्र खान, मुबारक है भाई, ये नंबर 1, ये नंबर 2, फिर मोहम्मद, फिर आलम। ठीक है, मैं शॉर्टकट में नाम लिख रहा हूँ क्योंकि नाम काफी लंबे होते हैं तो लिखने भी थोड़ा टाइम लगता है, मेमोराइज करने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो सबसे पहले तैमूर लंग का आक्रमण होगा इस तुगलक के बाद में, हाँ कि नहीं। तैमूर लंग भारत में आक्रमण करेंगे। तैमूर लंग के आक्रमण के बाद में वो राज्य किसको सौंप के जाएंगे? खिज्र खान को सौंप कर जाएंगे। तो ये जो खिज्र खान है ये सैयद राजवंश का होता है, ये सैयद डायनेस्टी का होता है। अब यहाँ पर किसका कौन सी डायनेस्टी आ गई? सैयद आ गई। ठीक, अब यहाँ पर आपका बहमनी और विजयनगर चली रहा है साथ में। अब यहाँ पर सैयद आ गया। सैयद में खिज्र खान, ये मिर्जा शाहरुख, मिर्जा शाहरुख जो कि किसका बेटा है? तैमूर लंग का। तैमूर लंग का जो बेटा है कौन? मिर्जा शाहरुख। उसको अपना उसका तैमूर लंग का बेटा मिर्जा शाहरुख इसका अपने आप को प्रतिनिधि बता करके दिल्ली में क्या करेगा? शासन करेगा। इसको रेगुलर क्या करेगा? टैक्स भेजेगा। बाद में मुबारक शाह टैक्स भेजना बंद कर देता है। विवाद होता है। विवाद होने के बाद में ये डायनेस्टी भी खत्म हो जाती है। ज्यादा कोई इनके बारे में जानने के बारे में नहीं। अब उसके बाद आता है कौन? लोधी डायनेस्टी आता है। लोधी डायनेस्टी में सबसे पहले लोधी डायनेस्टी यहाँ पर आ जाएगा इनके पतन के बाद में। तो लोधी डायनेस्टी के बाद में सबसे कौन सा जाएंगे? बहलोल। पहला नंबर बहलोल, उसके बाद सिकंदर, और उसका तीसरे नंबर पर कौन? इब्राहिम। ठीक, तीसरे नंबर पर कौन जाएंगे? इब्राहिम लोधी आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है? क्या हो रहा है यहाँ पर? दिल्ली में तुगलक डायनेस्टी अपने अंतिम कगार पर पहुंचती है। उसी समय पर तैमूर लंग का आक्रमण होता है। तैमूर लंग यहाँ पर अटैक करते हैं। और तैमूर लंग कौन कौन से 3 शहर? एक तो आपका मुल्तान, दूसरा लाहौर, और तीसरा दीपालपुर। ठीक है, जो तैमूर लंग है मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का साम्राज्य किसको सौंप चले जाएंगे?
खिज्र सैयद को, खिज्र खान सैयद को छोड़ के जाएंगे। खिज्र खान सैयद तैमूर लंग का बेटा, जो कि कौन था, मिर्जा शाहरुख था, इसको इसका प्रतिनिधि बता करके दिल्ली में शासन चलाएगा। बाद में ये भी कुछ समय बाद में ये भी क्या हो जाएंगे, इनका भी डिक्लाइन हो जाएगा, यानी कि पतन की ओर चले जाएंगे। इनके पतन के बाद में जो अगला राजवंश यहाँ पर आएगा वो होगा लोधी राजवंश। लोधी राजवंश में सबसे पहले कौन आएंगे, बहलोल लोधी आएंगे। बहलोल लोधी के बाद सिकंदर लोधी, और सिकंदर लोधी के बाद में इब्राहिम लोधी आएंगे। बात समझ में आ गई यहाँ पर? ठीक है। इनमें जो कौन था, ये बहलोल लोधी, ये अपने आप को मनसब ए आला अपने आप को ये कहता था। ठीक है, ये कौन से, ठीक है, तो क्या बहलोल लोधी अपने आप को क्या बोलता था, मनसब ए आला बोलता था। ये जो सिकंदर था, इसने मोट और गुलरुखी, सॉरी मोट और बहालगढ़ के कुछ कराची भवन इसने बनवाए थे, शायद वो मस्जिद थे। ठीक है, ये अपने आप को गुलरुखी कहते थे। क्या, गुलरुखी। छोटा छोटा सा है, इनके बारे में ज्यादा जानने को नहीं, इसलिए मैं इसको इसी में साथ में लेके चल रहा हूँ। ठीक है, और गज ए सिकंदरी नाम का एक नापने का पैमाना अगर इन्होंने दिया था। इसमें जो फेमस हुए थे वो इब्राहिम लोधी हुए थे। इब्राहिम लोधी के समय में ही, मैं आपको यहाँ पे और क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, इतना तो क्लियर है ना, तैमूर लंग का आक्रमण होता है, ये सब चीज। अब इब्राहिम लोधी के समय में ही किसका आक्रमण होने वाला है, बाबर का। ठीक है, तो इसके बारे में जानने की कुछ चीजें हैं। एक तो कौन, राणा सांगा। एक चित्तौड़ का, ये कहां के थे, तो ये चित्तौड़ के होंगे, चित्तौड़ के राणा सांगा। उसके बाद में कौन, आलम खान और एक कौन, दौलत खान। ठीक, इन्हीं इब्राहिम लोधी के समय में कौन, राणा सांगा जो कि चित्तौड़ के रूलर होंगे, और एक आलम खान और दौलत खान जो इसके रिलेटिव होंगे इब्राहिम लोधी के। ये तीनों मिलकर भारत में किसको बुलाएंगे आक्रमण करने के लिए, इब्राहिम लोधी को खत्म करने के लिए। ये बुलाएंगे किसको, बाबर को। अब यहाँ से मुगल डायनेस्टी चालू होने वाला है। ये सारी घटनाएं घट रही हैं उसी समय में। यहाँ पर विजयनगर और बहमनी, मतलब इसके बाद हमको कहाँ की हिस्ट्री पढ़नी है, विजयनगर और बहमनी के बारे में पढ़ना है। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये विजयनगर बहमनी, ये दोनों निपटेंगे आपस में झगड़ा करके कब, 1556 में, सॉरी 1565 में, जो कि तालीकोटा का वॉर होता है, वो मैं इसमें बताऊंगा आपको, जो विजयनगर और बहमनी बताऊंगा। तो ठीक है, यहाँ पर इनका झगड़ा होगा। उसी समय यहाँ पर सैयद लोधी डायनेस्टी में इब्राहिम लोधी को खत्म करने के लिए राणा सांगा, आलम खान और दौलत खान किसको बुलाएंगे, बाबर को न्योता देंगे। और बाबर और इब्राहिम लोधी के आपस में युद्ध होगा, जिसको पानीपत का युद्ध कहा जाता है। कौन सा, पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, तो देखो ये बताना जरूरी है, क्योंकि पानीपत, वॉर ऑफ पानीपत फेमस है। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो किसी बीच लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था बाबर वर्सेस कौन, इब्राहिम लोधी के बीच में। क्लियर है? यहां तक का सुल्तान खत्म हो जाएगा। अब इन सुल्तान के बाद हमको क्या पढ़ना है, विजयनगर और बहमनी पढ़ना है। उसका फिर विजयनगर और बहमनी जब खत्म होगा तो यहाँ पर मराठा आएंगे। ठीक है, इधर मराठा आएंगे और इधर कौन सा आ जाएगा, मुगल आ जाएगा। ठीक है, चलिए।